अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो अगर हमारे पास है एक एटम, कोई भी हमारे पास एटम है और उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए हम क्लास 9 की बुक से रीडिंग करते हैं कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। कि हमारे पास एक है आइसोलेटेड गैसियस एटम है हमारे पास, और उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अब इन्होंने एक ही यहाँ पे लिखा है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। मतलब इनके दरमियान, इनके न्यूक्लियस की और जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस आइसोलेटेड गैसियस एटम के लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। The amount of energy needed to remove successive electron present in an atom increase। इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारे पास वैलेंस शेल था, इसमें लेट्स सपोज के 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसकी एनर्जी कुछ लेट्स सपोज एक्स आई। इसके बाद हम सक्सेसिव, मतलब उसी एटम से अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो जो होगी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन की, वो एक्स से क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लेट्स सपोज थी 20, तो दूसरे के लिए हो गई हमारे पास 30 होगी। मतलब इंक्रीज होती जाती है सक्सेसिव आयोनाइजेशन के लिए। If there is only one electron in the valence shell, the energy required to remove it will be called first ionization energy। मतलब अगर हमारे पास एक है एटम है, उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। For example, the first ionization energy of sodium is +496 किलोजोल पर मोल। कि सोडियम के वैलेंस शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो अब इस एक इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव करेंगे तो इसके लिए हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी। प्लस प्लस शो कर रहा है कि हमें एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होगी, उसको रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगी। बट वेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। लेकिन सोडियम में तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसके शेल में हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 अप टू 8, तो हमारे पास देन क्या होगा? दे कैन बी रिमूव वन बाय प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। वही बात कि एक को निकालेंगे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, दूसरे को निकालेंगे और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तीसरे को निकालेंगे तो हमें इस तरह और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इसकी वजह क्या है कि जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज अंदर इंक्रीज हो जाएगा, तो इसके दरम्यान जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। Such as group 2 and 3 element have more than one electron in their shell। जब हम ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनकी बात करते हैं तो इनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ज़्यादा होते हैं एक से। दे विल हैव मोर देन वन आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ होती हैं वो मोर देन वन होती हैं। इफ़ वी मूव फ्राम लेफ़्ट टू राइट, अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी के पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर रहे हैं। इफ़ वी मूव फ्राम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। कि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लाइक लिथियम सेनिंग ऑन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास इंक्रीज होगी। अब इसकी वजह क्या है? इंक्रीज क्यों होगी? इट इज़ बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं
तो जो हमारे पास साइज़ होता है वो रिड्यूस होता जाता है। लेफ़्ट टू राइट साइज़ क्या होगा, रिड्यूस होगा। जब साइज़ रिड्यूस होगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब ये फोर्स इंक्रीज़ होगी तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। Therefore, element on left side of periodic table have low ionization energy। मतलब जो लेफ्ट साइड पे होगा लाइक लिथियम है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू दोज ऑन राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब इस नियोन के मुकाबले में जो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी। तो ये था हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड। अब हम देखते हैं ग्रुप में इनका क्या होता है। एज वी मूव down the group, more and more shells lie between the valence shell and the nucleus of atom, and these additional shell reduce the electrostatic force felt by electron present in the outermost shell। तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते जाते हैं। मतलब इस तरह लिथियम का हो गया एक, सोडियम में हो गए एक दो, और इस तरह फिर नंबर ऑफ़ शेल क्या होगा, इंक्रीज़ होते जाएंगे। और जब नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की वैलेंट शेल पर अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो हमें कम एनर्जी देना पड़ेगी, और इसलिए फिर जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारे पास से डिक्रीज़ होती हैं। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी बिकॉज साइज डिक्रीज़ होता है। बट फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी बिकॉज साइज इंक्रीज़ हो रहा है। तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो रही है। तो ये था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जज़ाकल्लाह।